Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very important objective question based on poetry. Dear student, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पोएट्री पे वैसा क्वेश्चन जो इस साल आएगा ही आएगा 100%। इसीलिए इसी को पढ़ के जाइएगा और कुछ ज़्यादा नहीं करिएगा। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले जो पोएट्री का लेसन है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जर्डन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जर्डन के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था, 1631 ईस्वी तक हुआ रहे थे। आपसे क्वेश्चन पूछिएगा डियर स्टूडेंट कि जर्डन कैसे कवि थे? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। कैसा पोएट थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। तो आपको याद हो गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है? जॉर्डन साहब लिखे हैं। और जॉर्डन साहब कैसे कवि थे? मेटाफिजिकल पोएट थे, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पोएम दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो यह है कि द पोएट डिस्क्राइब अ मैंस पावर, माने कवि ने आदमी के शक्ति को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो आदमी के शक्ति को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो फीवल के रूप में किया है। मतलब पोएट का कहना है कि मानवीय शक्ति बहुत कमज़ोर है और मानवीय शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वह अपने सुख के पल में तो एक क्षण जोड़ नहीं सकता, लेकिन अपने बुरे काम से वह अपने दुख को बढ़ा लेता है। यह आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखते हैं द पोएट, ध्यान से सुनिएगा। द पोएट इज बेटर देन, कहते हैं कि पोएट बोल रहे हैं कि ओ प्रियसी तुम परेशान मत होना, मैं उस सूरज के बेग से दूने बेग से तुम्हारे पास बहुत सारे डैनों के साथ पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि पोएट किससे अच्छा है? तो सन से अच्छा है। पोएट किससे अच्छा है? तो सन से अच्छा है, सूरज से ज़्यादा अच्छा है। द पोएट इज डैश विथ हिज बिलवेड। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पोएट जो है अपनी प्रेमिका से क्या है? तो वह सैड है, दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि माने पोएट को लगता है कि जब हम अलग होंगे, अलग रहने का अभ्यास करेंगे, तो मेरी जो प्रेमिका है वह रोएगी, वह विलाप करेगी, ठीक है ना, वह मेरे लिए आहे भरेगी। तो पोएट का जो डेस्टिनेशन है अकेले रहने का, वह पूरा नहीं हो पाएगा, फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए पोएट जो है वह दुखी है अपनी प्रेमिका से, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं और वह है द पोएट, इट मीन्स जर्डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वांट टू एक्सेप्ट डेथ। मतलब वह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु स्वीकार करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को मरना है। इसीलिए पोएट जो है वह अकेले रहने का अभ्यास करना चाहते हैं। अकेले रहने का क्या करना चाहते हैं बाबू? अभ्यास करना चाहते हैं, और इसीलिए पोएट जो है ऐसा बोल रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह यह है द पोएट वांट्स टू लीव हिज बिलवेड। माने पोएट जो है वह अपनी प्रेमिका को छोड़ना चाहते हैं। तो छोड़ना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अपनी प्रेमिका से उब गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, पोएट अपनी प्रेमिका से ना ही तो वह उबे हैं, फेडअप हुए हैं, और ना ही उनको दूसरी अच्छी प्रेमिका की चाहत है। वह क्यों, माने इट मीन्स अपनी प्रेमिका से अलग होना चाहते हैं? तो वह अकेला जीवन जीने का आदी होना चाहते हैं। कहते हैं कि मैं अकेला जीवन जीने का आदी हो जाऊंगा, अगर हम में से कोई मर भी गया तो माने इट मीन्स दूसरा अपना जीवन चला लेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह यह है जॉर्डन वाज गोइंग टू डैश लिविंग हिज बिलवेड। जॉर्डन जो है वह कहाँ जा रहे हैं अपनी प्रेमिका को छोड़ के? तो जर्मनी जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह हम पढ़ा रहे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जर्डन के द्वारा लिखा गया, जिनका जन्म 1572 में हुआ था, 1631 ईस्वी तक रहे थे। वह एक मेटाफिजिकल पोएट थे। पोएट जो है वह बोलते हैं कि मानव की शक्ति बहुत कमज़ोर है, फीबल है। पोएट सूरज से ज़्यादा अपने आप को अच्छा मानते हैं। वह अपनी प्रेमिका से सैड है। जॉर्डन मृत्यु को स्वीकार करते हैं और वह अपनी प्रेमिका से अलग इसीलिए होना चाहते हैं क्योंकि वह अलग होकर जीना सीख सके, ठीक है ना। तो अब इसी तरह से हम लोग दूसरा कविता जिसका नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है की तरफ चलते हैं। तो देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, देखोगे यह व्हाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट? व्हाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1819 में हुआ था, 1892 ईस्वी तक हुआ रहे थे। पूछेगा आपसे कि
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है? तो व्हाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। व्हाट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था, 1892 ईस्वी तक रहे थे। और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वह बोले थे कि देखोगे दुनिया में जो है वह बहुत ही अवांछित तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट है, तो उसके अगेंस्ट में हम बोलते रहेंगे। कब तक? जब तक कि हम मर नहीं जाए। तो देखोगे द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टू, देखोगे नॉट टिल डेथ, मतलब होपिंग माने आशा करना, माने वो आशा करते हैं कि हम नहीं रुकेंगे जब तक कि हम मर नहीं जाएंगे। यह किस कविता का लाइन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है, और यह व्हाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। अब आपके दिमाग में यह बात आ गया होगा कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ जो है वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, जो व्हाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह गीत गाते हैं अपने लिए। ध्यान से सुनेंगे। तो द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, वह खुद के लिए गीत गाते हैं। आगे क्या बोलते हैं? देखोगे द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेवर, जो यानी इट मीन्स क्या है? तो मैसेंजर ऑफ डेथ जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैसेंजर ऑफ जो डेथ है वह हम विस्परिंग नेवर है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? व्हाट व्हिटमैन के द्वारा। और यह कवि जो है वह खुद गाते हैं और खुद ही उत्सव मनाते हैं, और वह बोलते हैं कि देखोगे मैं तब तक नहीं रुकूंगा, मैं बोलते रहूँगा जो दुनिया में बुराई है उसके अगेंस्ट में। और कोई भी व्यक्ति जो है वह सब एक जैसा है, एक जैसा ही उसका बनावट है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का सवाल। नेक्स्ट सवाल हुआ है कि व्हाट व्हिटमैन जो है वह क्या बोल रहे हैं कि अब मैं 37 साल का हो गया हूँ, 37 ईयर का हो गया हूँ, और दुनिया में क्या अच्छाई है क्या बुराई है मैं इसको अब समझ सकता हूँ। तो इसमें आपको सवाल पूछेगा कि वह कितने साल के हो गए हैं? तो 37 ईयर्स ओल्ड के हो गए हैं। अब आगे लिखेंगे द पोएट वांट्स, यहाँ पे पोएट है, आप ध्यान दोगे। द पोएट वांट्स टू इस्टेब्लिश डैश, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ विथ एवरी एटम ऑफ द यूनिवर्स। तो पोएट जो है वह ब्रदरहुड को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ध्यान से देखेंगे, ब्रदरहुड को, पोएट जो है वह ब्रदरहुड को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और कहते हैं कि माने इट मीन्स इस यूनिवर्स का एवरी एटम जो है वह एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। पोएट के नज़र में मृत्यु जो है वह असंभावी है, इनइविटेबल है, मतलब जिससे बचा नहीं जा सकता है, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। तो आपको सवाल आएगा कि डैश इज इनइविटेबल, तो आपको लिखना है डेथ, ठीक है ना। पोएट किस चीज़ को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? तो ब्रदरहुड को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और व्हाट व्हिटमैन कितने साल के हो गए हैं जब इस कविता को लिख रहे हैं? तो 37 साल के हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट, और वह यह है नाउ द लिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट। अब एक नेक्स्ट कविता है उसके आगे का, और वह है नाउ द लिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट। यह W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया है। W.H. ऑर्डेन जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, 1973 ईस्वी तक वह कवि रहे थे। एंड इट मीन्स वह उनका जीवन था, तो 1907 से 1973 ईस्वी तक उनका जीवन काल था। देखोगे उसमें बताया है नाउ द लिप्सेज, देखोगे नाउ द लिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट रिटन बाय। यह कविता जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया है, जो 1907 से 1973 ईस्वी तक पोएट रहे हैं। यानी इट मीन्स उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नाउ द लिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. ऑर्डेन के द्वारा, जिनका जन्म 1907 में हुआ था, 1973 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है ना। द फॉलिंग ऑफ लिप्सेज, अब सवाल पूछेगा कि द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ। तो इसमें क्या होगा कि जो पेड़ का पत्ता गिरना है वह तेजी से आते हुए मृत्यु का प्रतीक है, तेजी से आते हुए मृत्यु का प्रतीक है। पेड़ से पत्ता गिरना जो है वह किसका प्रतीक है स्टूडेंट? तो मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हुआ ट्रैवलर्स,
इस कविता में जब जाइएगा तो कवि जो है वह ट्रैवलर्स के नाम से ट्रैवलर्स के बारे में बोले हैं। तो इसमें ट्रैवलर्स कौन है, तो इसमें ह्यूमन बींग्स जो है एंड इट मीन्स मानव जाति जो है वह ट्रैवलर्स है। कभी कभी ऐसा ऑप्शन आएगा और कभी अगर यह ऑप्शन न रहे तो ग्रोइंग ओल्ड पीपुल भी ट्रैवलर है, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति हो गया है वह ट्रैवलर है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और वह है W.H. ऑर्डेन जो है उनको साहित्य में पुलिट्जर प्राइज दिया गया था। आपसे पूछेगा कि पुलिट्जर प्राइज कब दिया गया था, तो 1948 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में। और क्यों दिया गया था? तो उन्होंने एक कविता का कलेक्शन किया था जिसका नाम एज ऑफ एनएग्जाइटी है। आपको याद हो जाएगा डियर स्टूडेंट कि ऑर्डेन साहब को पुलिट्जर प्राइज 1948 में किसके लिए दिया गया था? एज ऑफ एनएग्जाइटी के लिए दिया गया था। ठीक है ना। अब देखोगे द पोएम हैज सोन, यह जो कविता है वह क्या दिखाता है, मतलब जो लिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट है, नाउ द लिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट, वह क्या दिखाता है? तो वह फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, निराशा दिखाता है आधुनिक जीवन का, और हमारे मन में जो एस्पिरेशन है प्रेजेंट एज में प्रत्येक व्यक्ति के मन में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो यह जो कविता है वह व्यक्ति के मन के निराशा और वर्तमान समय में व्यक्ति के मन में जो बड़ी बड़ी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को दिखाता है। याद रखेंगे, यह माने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। और अंतिम में लिखा हुआ है एंड इट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब। यह लाइन है कहाँ से? तो एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम हैज बीन टेकन फ्रॉम। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, जो बुलबुल है वह गूंगी हो गई है और देवदूत भी अब नहीं आ रहे हैं। यह कौन से कविता का लाइन है? तो नाउ द लिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट का यह लाइन है। नाउ द देखोगे, नाउ द लिप्सेज आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्डेन के द्वारा लिखा गया है। जन्म 1907 में, मृत्यु 1973 में हुआ था। W.H. ऑर्डेन जो है इस पूरी कविता में नहीं जो क्या क्या बताना चाहे हैं, तो अभी जो वर्तमान इट मीन्स आधुनिक युग है उसमें लोगों के मन में कितनी निराशा है और जीवन में आगे बढ़ने की जो आकांक्षा है उस चीज़ को उन्होंने दिखाया। उनको 1948 में पुलिट्जर प्राइज मिला था एज ऑफ एनएग्जाइटी के लिए। ट्रैवलर कौन है इस कविता में? तो बड़े वन इट मीन्स ग्रोइंग ओल्ड पीपुल है या फिर ह्यूमन बींग्स है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इसका सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पोएम। तो नेक्स्ट कविता ऑड टू ऑटम है। ऑड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। यह सिर्फ 26 साल जिए थे। जन्म इनका 1795 में हुआ था। 1821 ईस्वी तक यह रहे थे। जॉन कीट्स जो है इनके बारे में पूछता है कि जॉन कीट्स वाज द ग्रेट लवर ऑफ, तो नेचर के यह लवर थे, याद रखिएगा। जॉन कीट्स वाज द ग्रेट लवर ऑफ नेचर। और पूछेगा कि जॉन कीट्स वाज द डैश पोएट, तो आपको इसमें इसका सवाल का जवाब जो है वह बदल जाएगा। यह माने जॉन कीट्स जो थे वह रोमांटिक पोएट थे। ध्यान से सुनिएगा, नेचर के लवर थे और ग्रेट रोमांटिक पोएट थे। ठीक है ना, तो आपको याद हो गया होगा। दूसरा है ऑड टू ऑटम इज अ पोएम। ऑड टू ऑटम जो है वह एक कविता है जो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। कितने सेक्शन में स्टूडेंट बटा हुआ है? 3 सेक्शन में। इसमें हमेशा पूछता है लैमिया और हाइपेरियन जो है यह 2 कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। लैमिया और हाइपेरियन किसके द्वारा लिखा गया? जॉन कीट्स के द्वारा। ऑटम जो है वह ऑटम इज अ सीजन ऑफ मीलो एंड फ्रूटफुलनेस। याद रखिएगा, ये लाइन है पहला। यह लाइन पूछेगा कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ मीलो एंड फ्रूटफुलनेस। ठीक है ना, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल जो है वह अब हम लोग देखेंगे क्या है। तो हु इज़ द बॉसम फ्रेंड। ध्यान से सुनिएगा, कौन जो है वह जिगरी दोस्त है सीजन का? कौन जो है वह जिगरी दोस्त है सीजन का ना? तो सीजन ऑफ मिस्ट, कुहासे वाले सीजन का, और मीलो फ्रूटफुलनेस का। तो सन, सूरज जो है वह जो है सीजन का जिगरी दोस्त है। ठीक है ना। और फलों में मैच्योरिटी कम्स टू द फ्रूट्स विथ डैश ऑफ द सन। ध्यान से सुनिएगा, आप जो फल
जो फूल खाते हैं और इट मीन्स फल फूल जो देखते हैं वो फल फूल में मैच्योरिटी किसके वजह से आता है, तो सूरज के कृपा से आता है। तो ग्रेस ऑफ द सन लिखिएगा, माने इट मीन्स ग्रेस ऑफ द सन, एंड इट मीन्स ग्रेस का मतलब कृपा होता है, सूरज के कृपा से ही इवन इट मीन्स पेड़ जो है वह फूल देते हैं, फूल से फल आता है। और यह सारी जो घटनाएं हमारे संसार में घटते हैं वह सूरज के वजह से घटता है। आगे देखेंगे हु इज़ द ऑटम, एंड इट मीन्स देखोगे हाउ इज़ द ऑटम पर्सनिफाई, एंड इट मीन्स ऑटम को कैसे बताया गया है, तो ऑटम को एक औरत के रूप में, एंड इट मीन्स औरत फार्मर के रूप में दिखाया गया है जो अपने आप को व्यस्त रखी हुई है विनोइंग में। विनोइंग एक वर्ड है बाबू, जिसका मतलब होता है भूसे से अन्न को अलग करना, और साइडर प्रेसिंग माने होता है फल से रस निकालना। तो ऑटम को एक औरत के रूप में पर्सनिफाई किया गया है जो भूसे से अन्न को अलग कर रही है और फल से रस निकाल रही है। ठीक है, याद रहेगा स्टूडेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाय हुम इज म्यूजिक क्रिएटेड। जानते हैं ऑटम के स्वागत में कुछ जीव है वह गाते हैं, और वह कौन कौन से जीव हैं, तो क्रिकेट झिंगुर है, लैम्ब माने मेमना है, और रॉबिन चिड़िया है वह गाती है। और जॉन किट्स कैसे कवि है, तो रोमांटिक पोएट है। तो ऑड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। वह नेचर के ग्रेट लवर है, जबकि वह रोमांटिक पोएट है। पोएट पूछेगा तो रोमांटिक पोएट लिखिएगा, याद ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और सूरज जो है वह सीजन का माने इट मीन्स दोस्त है, ठीक है ना। बॉसम इट मीन्स जिगरी दोस्त है, और उसी के वजह से जो आप फल खाते हैं, जो फूल खिलता है, सब उसी के वजह से होता है। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो पोएम है वह वाटर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया एन इपीटैफ है। इपीटैफ का मतलब होता है शिलालेख। क्या होता है बाबू, शिलालेख, जो कि वाल्टर पढ़ेंगे, वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। जन्म 1873 में हुआ था, 1956 ईस्वी तक रहे थे। और वह जो थे वह हम लोगों को अवेयर बनाना चाहते हैं, कॉन्शियस बनाना चाहते हैं। कौन चीज़ के लिए, तो आधुनिक जो मानव है वह बड़ा ही अमानवीय हो गया है। तो आधुनिक मानवीय के जो अमानवीय कंडीशन है, देखोगे आधुनिक जो लोग हैं वह बड़ा अमानवीय हो गए हैं। तो अमानवीय स्थिति जो है मॉडर्न लाइफ का, उसी के बारे में हम लोगों को वह अवेयर करना चाहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव अगर सवाल आएगा तो आप एकदम से मार दीजिएगा। देखोगे वाल्टर डिलामेयर हम लोगों को किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए सजग बनाना चाहते हैं, तो वह आधुनिक व्यक्ति के अमानवीयता के लिए, अमानवीयता इनह्यूमैनिटी के लिए हमको अवेयर करना चाहते हैं। आगे लिखा हुआ है द पोएट इज़ सैड, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी खाली जगह छोड़ सकता है। तो द पोएट इज़ सैड, पोएट जो है वह बहुत दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी प्रेमिका को कोई क्या नहीं करेगा, तो याद नहीं करेगा। याद रहेगा, पोएट दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि उनके मरने के बाद उनकी प्रेमिका को कोई याद नहीं करेगा, ठीक है ना, इसलिए पोएट दुखी है। अब देखोगे हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा है। देखोगे हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। देखोगे एंड इट मीन्स उनकी एक कविता यानी सॉन्ग का एक कलेक्शन है जिसका नाम चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई है। वह सपनों के संसार का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है, सपनों के संसार का। तो डियर स्टूडेंट एन एपिटैफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और इस पूरी कविता में वह आधुनिक मानव के अमानवीयता के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और वह यह। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज लाइंग इन द ग्रेव, कौन जो है कब्र में पड़ी हुई है। कौन पड़ी हुई है कब्र में, तो पश्चिम की सबसे सुंदर लेडी, जिससे वाल्टर डिलामेयर प्यार करते हैं, ठीक है ना, जिनसे उनको अपनत्व है, और उसके कब्र के पास जाकर कभी बैठते हैं नहीं, तो वही कब्र में लेटी हुई है, मतलब वह मर गई है, ठीक है ना। आगे लिख रहे हैं
ना, हु सेज व्हेन आई क्रम्बल, देखोगे व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर ना, यह एक लाइन है। यह कौन बोला है? तो यह कवि वाल्टर डिलामेयर बोले हैं, जो एपिटैफ के पोएट है, याद रहना चाहिए। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं सोल्जर पे आ जाते हैं। सोल्जर जो है वह रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट, किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। रॉबर्ट ब्रूक भी 27 साल ही जी पाए थे देखिएगा, यानी इट मीन 1887 में उनका जन्म हुआ था, 1915 ईस्वी तक रहे थे और इनको थैलेसीमिया हो गया था, थैलेसीमिया, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक जो हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है वह यह है कि विलियम बटलर ईट्स जो है वह एक फेमस पोएट है ना, उन्होंने रॉबर्ट ब्रूक को सबसे हैंडसमेस्ट पर्सन के रूप में माना था। क्या माना था? सबसे हैंडसमेस्ट पोएट के रूप में माना था। कौन? विलियम बटलर ईट्स। ठीक है ना, विलियम बटलर ईट्स जो है वह रॉबर्ट ब्रूक को सबसे सुंदर कवि मानते हैं, हैंडसमेस्ट पोएट मानते हैं। डियर स्टूडेंट, सोल्जर जो है, जो रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, वह एक सोनेट है। सोनेट का मतलब वह कविता जो 14 लाइन का होता है, याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्रूक जो है सोनेट जो लिखे हैं, माने इट मीन सोनेट जो सोल्जर के रूप में लिखा गया है वो एक सोनेट है जिसमें 14 लाइन है। सोल्जर जो है वह एक वार पोएम है और रॉबर्ट ब्रूक एक वार पोएट है, याद रखिएगा। कौन सा पोएट है? वार पोएट है। वार, वार, वार माने होता है जो लड़ाई के बारे में लिखता है, तो उसको हम लोग वार पोएट बोलते हैं। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ें। तो द स्पीकर, स्पीकर कौन है? तो द पोएट है इज अ सोल्जर नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ। ध्यान से सुनिएगा, पोएट जो है वह एक सोल्जर भी है, ठीक है ना, और वह मृत्यु से नहीं डरते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? तो द पोएट्स वांट टू बरीड, यानी पोएट कहते हैं कि जब हम मर जाए तो हमको कहाँ दफन करोगे? तो हमको इंग्लैंड में ही दफन करना, यानी मृत्यु के बाद, मेरे मृत्यु के बाद हमको कहाँ दफन करोगे? इंग्लैंड में दफन करना। और कवि जो है वह इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि इंग्लैंड मेरी, माने इंग्लैंड जो है उसी ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे सांसें दी है, मुझे अच्छे दोस्त दिए हैं, मुझे माने इंग्लैंड ने पढ़ा लिखा कर एक कॉन्शस व्यक्ति बनाया है, इसीलिए मैं इंग्लैंड के प्रति आभारी हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सोल्जर कौन लिखा है? रॉबर्ट ब्रूक। और रॉबर्ट ब्रूक जो है वह एक वार पोएट है और यह पोएम जो है यह एक वार पोएम है। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मैकेविटी द माइस्टी कैट, जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1888 में हुआ था, 1965 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है ना, उनको 1948 में, ध्यान से सुनेंगे, उनको 1948 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जी हाँ, मैकेविटी द माइस्टी कैट किसके द्वारा लिखा गया है? टी.एस. एलियट 1888 से 1965 ईस्वी तक रहे थे और उनको 1948 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, याद रखेंगे। और देखोगे मैकेविटी जो है वह एक मास्टर क्रिमिनल है। मैकेविटी किसका नाम है? तो एक बिल्ली का नाम है। मैकेविटी किसका नाम है? तो एक बिल्ली का, जो कि मास्टर क्रिमिनल है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट को। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग मैकेविटी द माइस्टी कैट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल इसका जो है, मैकेविटी इज कॉल्ड ना, मैकेविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द हिडन पॉ बोलते हैं। और इसको किससे कंपेयर किया जाता है? तो नेपोलियन से कंपेयर किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा कि मैकेविटी को क्या बोलते हैं? तो हिडन पॉ बोलते हैं। हिडन पॉ माने छुपा पंजा, और इसको नेपोलियन से इसका कंपैरिजन किया जाता है। मैकेविटी और जिंजर, जिंजर का मतलब दुबला पतला ना, तो जिंजर, ठीक है ना, मैकेविटी या जिंजर, ठीक है ना। कैट, यहाँ पे यह जो है यह कैट है, CAT कैट, ठीक है ना, CAT कैट ना। तो लिखेंगे माने इट मीन्स मैकेविटी जो कि एक जिंजर कैट है, वह बहुत ही दुबला और इट मीन्स लंबा है और पतला है। ध्यान से सुनिएगा, मैकेविटी जो कि एक देखोगे मैकेविटी पूछेगा, मैकेविटी और जिंजर, तो जिंजर याद रखिएगा। और टॉल एंड थीन क्या है? कैट है, टॉल एंड थीन कैट है, याद रखिएगा। मैकेविटी
डिसएपियर, मैकेविटी जो है वह गायब हो जाती है, नहीं हो जाता है फ्रॉम द साइट ऑफ द थेफ्ट बिफोर रीचिंग। ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है ना कि मैकेविटी जो है वह कहीं भी जब घटना घटता है तो घटना वाले स्थल से वो गायब हो जाती है, यानी हो जाता है नहीं पुलिस के आने के पहले। किसके आने के पहले मैकेविटी गायब हो जाता है? पुलिस के आने के पहले, ठीक है ना। और अब हम आपको कुछ और बिल्लियों का नाम बताएंगे जो मैकेविटी के समान है लेकिन मैकेविटी जैसा नहीं है। वह है, देखोगे, मोंगजेरियो। क्या पढ़ेंगे इसको? मोंगजेरियो एंड ग्रीडल बोल नाम की जो दो बिल्लियां हैं, एंड इट मीन्स यह भी बिल्ली है, याद रखिएगा। मोंगजेरियो एंड ग्रीडल बोन कौन है? तो बिल्ली है, लेकिन यह सब केवल एजेंट है किसके? मैकेविटी। मैकेविटी मास्टर क्रिमिनल है जो, ठीक है ना, आज तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। स्कॉटलैंड पुलिस यार्ड, इट मीन्स लंदन के पुलिस मुख्यालय में उसके कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं लिखे गए हैं। स्कॉटलैंड पुलिस यार्ड, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आगे देखेंगे, मैकेविटी द माइस्टिक कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह एक माने यह पोएम, इट मीन्स यह जो आप देख रहे हो ना पोएम का यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैकेविटी जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो इसका नाम है ओल्ड पोशियम। ध्यान से देखेंगे, ओल्ड पोशियम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। देखेंगे पोशम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट जो कि टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। इसी से मैकेविटी नाम का यह चैप्टर लिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैकेविटी द माइस्टिक कैट जो है वह टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया। 1948 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसको? टी.एस. एलियट साहब को। टी.एस. एलियट जो है वह अपने एक पेट, ठीक है ना, जिसका नाम मैकेविटी। मैकेविटी कौन है? तो बिल्ली है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मोंगजेरियो और ग्रीडल बोन यह भी बिल्लियाँ हैं, लेकिन मैकेविटी के सामने इस सब का कोई रुतबा नहीं है। मैकेविटी को हम लोग नेपोलियन से कंपेयर करते हैं क्राइम के दुनिया में, और उसे हिडन पॉ भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो याद हो गया होगा, मैकेविटी द माइस्टिक कैट टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया, बहुत सुंदर सा कविता है। अब हम लोग आगे बढ़, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फायर हिम पे आ गए हैं। फायर हिम केकी, देखोगे केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। देखोगे केकी एन दारूवाला, जिनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कंसाइनिंग हिज देखो कंसाइनिंग माने सौंपना हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम टूक प्लेस 20 ईयर्स। देखोगे एंड इट मीन्स, ध्यान से सुनिएगा, के एन दारूवाला जो है एक जोरेस्ट्रियन है। जोरेस्ट्रियन का मतलब एक, ठीक है ना, जोरेस्ट्रियन है, ठीक है ना। और इस धर्म में नहीं, क्या होता है कि जो पारसी धर्म है, इस धर्म में क्या होता है कि लोग अपने लाश को जलाते नहीं है, बल्कि साइलेंस ऑफ टावर, इट मीन्स टावर पे डाल देते हैं। लेकिन कवि के साथ कंपल्सन होता है कि साइलेंस ऑफ टावर, मतलब वह टावर जिस पे सब को रखा जाता है वह बहुत दूर था, इसीलिए 20 साल पहले वो अपने न्यू बॉर्न नहीं बच्चे मैंने सन को, न्यू बॉर्न सन को आग के हवाले किए थे, और यह उनको बुरा लगा था। आग के हवाले करना उनको बुरा लगा था। देखेंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केकी एन दारूवाला स्वेयर टू सेव फ्रॉम, देखोगे यहाँ ध्यान से देखें, केकी एन दारूवाला स्वेयर का मतलब कसम खाते हैं, टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कहते हैं कि हम आग के इस पाप को हम कभी नहीं भूलेंगे कि आग किस तरह से लोगों को जला देती है। तो उसके माने इट मीन्स पाप को हम कभी नहीं भूलेंगे। माने इट मीन्स फॉरगेटफुलनेस माने भूलना होता है। द पोएट हुईज पारसी, हम आपको बताया क्या है कि केकी एन दारूवाला जो है पारसी है। पारसी में सबों को जलाया नहीं जाता है, बल्कि साइलेंस ऑफ टावर पे डाल दिए जाते हैं, ऊंचे मचान पे रख दिए जाते हैं, जहां उसके लाश को नहीं कौवा चील खाता है। इन लोगों का मानना है कि आदमी जो है वह मरने के बाद शरीर को दफन कर दो, नहीं यानी इस मिट्टी में गाड़ दो तो क्या होंगे, सड़ जाएंगे। उसको जला दो तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए वह बोलते हैं कि मरने के बाद इस शरीर का उपयोग होना चाहिए, और वह ऊंचे जगह पर डाल दिया जाता है ताकि उसको यानी कुत्ता नहीं और दूसरे जानवर ना खाएं, उसको चील कौवे खा जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए यह पारसी धर्म का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जिसको याद रखना है। अब आगे आपको याद रखना है क्या
कि देखोगे द पोएट हु इज पारसी, पोएट क्या है, पारसी है माने रिलीजन से, और उन्होंने क्या देखा था घाट पे जाने के बाद, तो एम्बर्स देखा था। एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे, और इट मीन्स किसके अंगारे भाई, तो आग के माने इट मीन्स जो उठते हुए लपटे हैं उसको अंगारे बोलते हैं, तो अंगारे को देखा था। द पोएट पासिस द घाट विथ हिज फादर ना इज, देखोगे जोरेस्ट्रियन है, जोरेस्ट्रियन का मतलब ही होता है पारसी। तो देखोगे पोएट जो है घाट पे किसके साथ गए थे, पिताजी के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि किससे के साथ गए थे, पिताजी के साथ गए थे, ठीक है ना। और वह यानी इट मीन्स क्यों गए थे, तो अपने न्यू बॉर्न बेबी को आग के हवाले इट मीन्स दफन यानी इट मीन्स जलाने गए थे, क्रीमेट करने गए थे। और वह एक पारसी है, ठीक है, जहां उन्होंने आग के अंगारों को देखा था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। के दारूवाला इज एन डैश पोएट, तो वह इंडो एंग्लिकन पोएट है, याद रखिएगा, इंडो एंग्लिकन पोएट है। सवाल पूछा है इस पे, इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फायर ना, यानी इट मीन्स फायर हिम के एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया, जन्म 1937 में हुआ था। और उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी को आग के हवाले कुछ 20 साल पहले किया था, और लेकिन उसने आग की प्रचंडता को देखकर आग के द्वारा किए गए अपराध को भूलने के पक्ष में नहीं है। पोएट पारसी है और घाट पे अपने पिता के साथ गए थे, और पोएट एंग्लो इंडियन पोएट है, तो याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है द फर्स्ट, देखोगे द फर्स्ट चाइल्ड या सन, याद रखिएगा, द फर्स्ट चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। कवि को कंपल्सन बाध्यता के वजह से अपने नए माने इट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी या चाइल्ड को आग के हवाले करना पड़ा था, नहीं, जबकि पारसियों में माने इट मीन्स बॉडी को जलाने का अलग तरीका है। माने इट मीन्स पारसी में, ध्यान से सुनिएगा, पारसी जो लोग हैं वो अपने बॉडी को जलाते नहीं, बल्कि टावर पे रखते हैं, ऊंचे जगह पे रख देते हैं, ताकि उसको चील कौवा खा जाए, ठीक है ना, ताकि इस शरीर का जो नाश्वर है इसका उपयोग हो सके किसी रूप में, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर सा कविता है, नहीं, D.H. लॉरेंस जिनका जन्म 1885 में हुआ था, 1930 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है ना। और यह एक दिन गर्मी का महीना था, गर्मी के महीना में यह इनको बहुत प्यास लग जाता है, बहुत प्यास लगा, तो यह कहाँ आए, तो अपने वाटर ट्रॉ के पास आए। तो देखोगे पोएट जो है वह स्नेक से मिलते हैं, सांप से मिलते हैं, कहाँ पे, तो अपने वाटर ट्रॉ पे। ट्रॉ का मतलब नाद होता है, नादी जिसको आप लोग समझते हैं ना, जिसमें भैंसी, जिसमें गाय खाती है, उसी को वाटर ट्रॉ बोलते हैं, समझे स्टूडेंट। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द पोएट कंपेयर द स्नेक टू अ सी बर्ड, माने इट मीन्स पोएट जो है वह यानी इस स्नेक को कौन से समुद्री चिड़िया से कंपेयर करते हैं, तो एक समुद्री चिड़िया जिसका नाम एल्वेस्ट्रॉस है, क्या है बाबू, एल्वेस्ट्रॉस से कंपेयर करते हैं। सवाल पूछेगा आपसे और मोस्ट VVI सवाल है। आगे क्या है, तो कवि जो है अपने घर से निकलकर नाद के पास जाते हैं, तो नाद कहाँ रहता है, तो एक पेड़ के नीचे रहता है, उस पेड़ का नाम कैरोब ट्री है। कौन सा पेड़ है, कैरोब ट्री है। कैरोब ट्री के नीचे नाद है, नाद के पास एक टैप लगा हुआ, टैप का मतलब होता है नल, और उसी नल से पानी चू रहा है, और उसी चूते हुए पानी को पीने के लिए गर्मी में एक सांप जो है वह दीवार के छेद से निकलकर और पानी पीना चाह रहा है। डियर स्टूडेंट, अब आपको बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, और वह है यह इन सिसिली मतलब एक जगह है जिसमें इटना नाम का एक वोल्केनोज इरप्शन, वोल्केनो का नाम है, पूछेगा कि इटना क्या है, तो एक वोल्केनिक इरप्शन है, और कहाँ पे है, तो सिसिली में है। कहाँ पे है, सिसिली में है। तो इट मीन्स इन सिसिली इटना वोल्केनिक इरप्शन, इट इज बिलीव्ड दैट ना अ डैश स्नेक इफ सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड, एंड इट मीन्स सिसिली में जहाँ की वोल्केनोज इरप्शन होता है वहाँ पे गोल्डन स्नेक को, गोल्डन मतलब आप समझते हैं सुनहरे रंग के सांप को खतरनाक माना जाता है,
और कहा जाता है कि अगर यह मिले तो मार देना चाहिए। इटना क्या है? वोल्केनो, वन इट मीन्स वोल्केनो का नाम है, जिसको आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे। आगे अब हम लोग देखेंगे डीएच लॉरेंस जो है वह इग्जल्ट मन प्रदर्शित करते हैं। ये पूरी कविता में क्या लिखे हैं, पूरी कविता का सार क्या है बताइए। तो पूरी कविता का सार है कि कवि जो है वह प्राचीन जीवन को पसंद करते हैं और आधुनिक जीवन के जो बनावटी है, कृत्रिमता है, उसको वह मीन्स उसका डिनाउंस करते हैं। कहते हैं कि आधुनिक जीवन में की जो कृत्रिमता है, कृत्रिमता का मतलब बनावटीपन जो है वह सब बेकार है और आदमी को नहीं, पुरातन तरीके से चलना चाहिए और वही चीज़ आदमी को ना क्या करता है, सुकून देता है। तो प्राइमिटिव का मतलब पूरा माने इट मीन्स प्राचीन जीवन, प्राचीन लाइफ को वह पसंद करते हैं और आधुनिक जीवन के कृत्रिमता को वह डिनाउंस करते हैं, मतलब उसकी अवहेलना करते हैं। ठीक है ना। तो अब आगे देखेंगे ना। नेक्स्ट है द पोएट रिग्रेट ऑन डैश वर्क। देखेंगे तो पोएट क्या करते हैं, बिना वजह के उस सांप को मार देते हैं जो सांप उनके वाटर ड्रॉप पे पानी पीने आया था। ठीक है ना। इसीलिए पोएट को बड़ा अफसोस होता है कि वो बिना वजह हम सांप को मार दिए हैं। इसीलिए पोएट को अपने भलगर का मतलब होता है ओछा, एंड इट मीन्स नहीं अश्लील, और पेटीनेस का मतलब होता है घटिया काम पे अफसोस होता है। और द स्नेक, और तब कवि को लगता है कि वो हम तो सच में बहुत गड़बड़ काम कर दिए हैं, वह स्नेक फिर से आ जाए, और फिर से आ जाए तो मैं उसको राजा के समान मुकुट पहनाऊंगा। जैसे राजा रामचंद्र जी 14 साल बाद लौट के आए थे तो लोगों ने उनका स्वागत किया था, तो वैसे ही पोएट को लगता है कि वह जब सांप लौट के आ जाएगा तो मैं उसे राजा के समान इज्जत दूंगा और अपने द्वारा जो मेरा कुकृत हुआ है, मेरे द्वारा जो पेटीनेस का वर्क हुआ है, मैं उससे बच सकूं। तो डियर स्टूडेंट, स्नेक नाम का यह जो पोएम है अब आपको समझ में आ गया होगा। स्नेक डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। डीएच लॉरेंस का जन्म 1885 में हुआ था, 1930 ईस्वी तक रहे थे। और यह सिसिली का बात है। सिसिली में माने पोएट रहते हैं और वह एक दिन बहुत गर्मी के वजह से पैजामा पहन के, ठीक है, और गंजी में घर के बाहर कौन सी पीचर माने घारा लेकर बाहर आते हैं और वह एक नाद पे आते हैं। वह नाद कहाँ पे है तो कैरोप ट्री के नीचे है, जहाँ पे उनके आने से पहले एक सांप आ गया रहता है। ठीक है ना। और उसी सांप को अनिट में पोएट मार देते हैं, जिसके वजह से पोएट को क्या होता है भाई, तो पोएट को बहुत ज़्यादा रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट सवाल है और वह सवाल नंबर 8 है। क्या है? द पोएट बियरिंग। देखोगे पोएट, बहुत गर्मी था तो पोएट पजामा पहने हुए थे। बेंट टू हिज वाटर ड्रॉप, अपने पानी के नाद के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं भैया? तो पानी पीने जाएंगे, सीधा सा बात है। और कौन ची के साथ जाते हैं? तो पीचर के साथ जाते हैं। याद रखिएगा, पीचर, PITCHER, पीचर के साथ अपने वाटर ड्रॉप पे जाते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखते हैं माई ग्रैंड मदर हाउस। देखोगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस कौन लिखा है? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर सा कविता है। कमला दास, जिनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था ना, और वह 31 तारीख को ही मरी थी। 31 मई 2009 को मर गई थी। ध्यान से सुनिएगा, 31 ना मार्च को जन्म और 31 मई 2009 को वह उनका देहांत हो जाता है। लेकिन कमला दास जो है वह इस पूरी कविता में ठीक है ना, अपने दादी के बारे में लिखी है। मानी इट मीन्स दादी का घर, जहाँ वह बचपन में समय बिताती थी और दादी से जो प्यार पाती थी, अब उन्हें वह प्यार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? तो कमला दास अब शहर में चली गई है, उनके पास नाम है, शोहरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन दादी का प्यार नहीं है। तो आप जानते हैं कि धन दौलत से जीवन चलता नहीं है। आदमी का प्यार, आदमी का जो नहीं अपनत्व जो होता है, वही आदमी को सुकून देता है, और उसी सुकून के फेर में कमला दास है।
तो कमला दास इज नॉस्टैल्जिक, देखोगे नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है उन्मादी, पागलों की तरह याद कर रही है। किसको याद कर रही है? तो अपने दादी के घर को या दादी के प्यार को। याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन दे सकता है। कमला दास नॉस्टैल्जिकली किसको याद कर रही है? तो दादी के घर को या दादी के प्यार को। याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर, ठीक है ना, हर डैश who is dead and after the death of dash the house went into dash। देखोगे इसमें 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन है। तो देखोगे कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर, इट मीन्स ग्रैंड मदर दादी को के बारे में बात कर रही है, जो दादी अब जिंदा नहीं है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ ओमन, माने ओमन कौन? तो ओमन उसी दादी को बताया गया है। आपसे सब चूँकि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि किसके मृत्यु के बाद? तो उस औरत के मृत्यु के बाद घर कैसा हो गया? तो घर एकदम से साइलेंस हो गया। ध्यान से सुनिएगा, कमला दास अपनी दादी के बारे में बात कर रही है और जब वह औरत मर जाती है, देखेंगे औरत के मरने के बाद घर कैसा हो जाता है? तो एकदम साइलेंस, भुतहा हो जाता है घर, जिसमें सांप रेंगने लगते हैं चारों तरफ, ठीक है ना, यानी इट मीन्स धूल डस्ट जम जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अब देखोगे सी नोटिस्ड, अब कमला दास जो है जहाँ रह रही है शहर में, वहाँ पे अपने बेडरूम के पीछे वह क्या नोटिस करती है? देखोगे बिहाइंड द डोर ऑफ बेडरूम, तो वह एक कुत्ते को नोटिस करती है कि कुत्ता जो है बोलता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। कमला दास इज एन, देखोगे इंडियन पोएटेस है। याद रखिएगा, कमला दास कहाँ की कवि है? तो इंडियन पोएटेस है। गॉट रिस्पेक्टेबल प्लेस, एंड इट मीन्स उनको एक बहुत ही सम्मानित पोजीशन मिला था, किस में? तो इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में। किस में मिला था? तो इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में। याद रखिएगा, कमला दास को रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिला है इंग्लिश और मलयालम लिटरेचर में। कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर ग्रैंड मदर। कमला दास जो है अभी इट मीन्स याद कर रही है, ठीक है ना, याद कर रही है अपने इट मीन्स वह खुशनुमा नहीं, कंपनी का मतलब होता है साथ का, जो अपने दादी के साथ बचपन में बिताई थी। और आगे क्या लिखा हुआ है? बिहाइंड माई बेडरूम डोर, या लाइन है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग यानी एक डॉग जो है वह बोलता है, ठीक है ना। यह लाइन कहाँ से लिया गया है पूछेगा। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, यह लाइन है जो है पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, माई ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, 31 मार्च 1934 को जन्म हुआ था, 31 मई 2009 को यह मर गई थी। और मरने के बाद, ठीक है ना, यह पूरी जो कविता है, यह कविता में अपनी दादी के बारे में बात कर रही है, दादी के घर, दादी के प्यार नहीं को याद कर रही है, ठीक है ना। और बोल रही है कि जब हम उस घर को छोड़े तो उस घर में साइलेंस हो गया, मतलब दादी का घर एकदम साइलेंस हो गया, वहाँ सांप रेंगने लगे। और कमला दास जो है वह सोच रही है कि मैं फिर से एक बार अपने दादी के घर चली जाऊं और वहाँ उस रूप में नहीं, थोड़ा बदले हुए रूप में ही ना, एक मुट्ठी वहाँ से डार्कनेस ही ले आऊं, और जिसके साथ अब मैं बड़े से हवेली में जीवन जी सकूं, ठीक है ना। तो यह थे पोएट्री सेक्शन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यह सब क्वेश्चन बहुत उपयोगी है, सबको ध्यान से सुन लेंगे और यही क्वेश्चन आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और हम आप लोगों से फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, लेकिन एक काम मास्टर का करेंगे, मास्टर इस पे बहुत मेहनत किया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1000, 2000, 5000 स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड के हैं उनके बीच इसको प्रसारित करिएगा, ताकि उन सबको फ़ायदा हो। और इस तरह से आपको जो मैं दे रहा हूँ, यही मेरी इट मीन्स मेरा मेहनत का फल हो जाएगा। और अभी हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।